हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आपकी स्टडी एकदम बेहतरीन चल रही होगी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारा जो प्रोग्राम चल रहा है मास्टर इन करेंट अफेयर्स, आज उसकी चौथी क्लास है। 14 जुलाई की करंट अफेयर्स रोजाना सुबह 7 बजे ये क्लास रहती है। तो जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे ये क्लास आपको रोजाना टाइम से मिलती रहे। तो चलिए अपनी पहली न्यूज़ पर चलते हैं। आईआईटी मद्रास ने व्यक्तिगत कैंसर निदान के लिए एआई टूल विकसित किया है। न्यूज़ में क्या रहा है कि जो आईआईटी मद्रास है वहां से कैंसर निदान के लिए एआई टूल को वहां से विकसित किया गया है। तो इसके बारे में अगर हम थोड़ी बहुत जानकारी लें तो आईआईटी मद्रास के जो शोधकर्ताएं हैं उन्होंने क्रांतिकारी तरीका एक विकसित किया जिससे कि आप कैंसर जो होता है उसके जीन की पहचान कर सकते हैं। ठीक है, रोगी डीएनए प्रोफाइल के आधार पर पीआईवीओटी के एक एआई आधारित उपकरण है जिसमें चिकित्सक को रोगियों के लिए व्यक्तिगत उपचार कार्यक्रम बनाने में मदद करेगा। यह टूल एक मशीन लर्निंग मॉडल पर बनाया गया है जो कि जीन को कैंसर से बचाव करने वाले ट्यूमर सेंसर्स, कैंसर का कारण बनाने वाले जो ऑन्कोजीन होते हैं और जो न्यूट्रल जीन होते हैं उसमें वर्गीकृत करता है, उसको क्लासिफाई करता है। ठीक है, तो आपके जानने के लिए ये बात काफी महत्वपूर्ण है। और एक बात जो काफी महत्वपूर्ण रहेगी वो रहेगी आपकी कि किसने विकसित किया है, आईआईटी मद्रास ने। चलिए अपनी सेकंड न्यूज पर चलते हैं। सेकंड न्यूज है आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और ये आप देख लीजिएगा, कई बार पूछा जाएगा इस पूरे साल के एग्जाम्स में। प्रधानमंत्री ने नए संसद भवन की छत पर बने राष्ट्रपति का अनावरण किया। तो ये जो आपका अशोक स्तंभ है ये काफी चर्चा में है, इस पर काफी कंट्रोवर्सी भी स्टार्ट हो गई है। तो ये चर्चा में काफी है। तो ये क्यों चर्चा में है और कहाँ पे है, तो ये आपको पता होगा कि जैसा कि न्यूज में लिखा है कि संसद भवन जो कि नई दिल्ली में नया बनाया जा रहा है उसकी छत पर लगाया गया है। तो अब देख लेते हैं इसके बारे में कुछ और जानकारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नए संसद भवन की जो छत है उस पर राष्ट्रपति का अनावरण किया है। उन्होंने नई संसद के निर्माण कार्य में लगे श्रमजीवी से भी बातचीत की। श्रमजीवी यहाँ पे कौन है, जो वहां पे कारीगर हैं, वो उनसे भी बातचीत की है। इसे नए संसद भवन के केंद्रीय कक्ष के शीर्ष पर बनाया गया है। इसके नीचे जो है वो क्या होगा, केंद्रीय कक्ष होगा। अगर हम इस लोगों के बारे में बात करें, राष्ट्र प्रतीक के बारे में बात करें, तो राष्ट्र प्रतीक 9500 किलोग्राम है ना, केजी 9500 केजी के कुल वजन के साथ कांस्य का बना हुआ है। क्वेश्चन क्या उठ सकता है, कितने केजी का है, तो 9500 का है। और किस मेटल का बना हुआ है, तो कांस्य का बना हुआ है। और इसकी ऊंचाई पूछी जा सकती है, काफी इंपॉर्टेंट है ये कि इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई है 6.5 मीटर। ठीक है, इसकी हाइट आपसे पूछी जा सकती है। तो ये काफी चीजें हैं जो कि आपको अपने स्टडी में, अपने नोट्स में लिखनी हो तो आप लिख सकते हैं और इसे ध्यान में रखना चाहिए। चलिए अगली न्यूज पे चलते हैं। अंगोला के पूर्व राष्ट्रपति जोस एडुआर्डो डॉस स्टोन्स का निधन हो गया है। तो आपको ये याद रखना है कि कहाँ के राष्ट्रपति हैं, अंगोला के राष्ट्रपति हैं जोस एडुआर्डो डॉस स्टोन्स। ठीक है, तो आपको ये पूरा नाम याद ना हो तो आपको जोस एडुआर्डो याद रखना है। ठीक है, तो आप अगर इनका ये फोटो है, ठीक, अगर आपको इनके बारे में और कुछ जानकारी देखनी है तो आप इसको पढ़ सकते हैं कि अंगोलन के पूर्व जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम जोस एडुआर्डो था, जिनका 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वे अफ्रीका के सबसे लंबे समय तक राज्य के प्रमुख में से एक थे जिन्होंने अंगोला के राष्ट्रपति के रूप में लगभग 4 दशकों तक शासन किया। ठीक है, अगर हम और जानकारी लें तो आप अन्य तथ्य पे जाकर देख सकते हैं कि अंगोला की जो राजधानी है वो कौन सी है, लुआंडा है। अंगोला की जो मुद्रा है वो क्या है, क्वाजा है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। चलिए नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। मीनाक्षी लेखी ने लॉन्च किया अपनी एक नई बुक जिसका नाम है स्वाधीनता संग्राम ना सूरवीरों। ठीक है, तो बुक का नाम क्या है, स्वाधीनता संग्राम ना सूरवीरों। ठीक है, तो ये किसके द्वारा की गई है, तो मीनाक्षी लेखी जी के द्वारा लॉन्च की गई है। तो इसके बारे में और जानकारी लेते हैं, तो पढ़ते हैं। केंद्रीय विदेश और संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने एक समारोह में स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान की स्मृति में यादगार में गुजराती में एक पुस्तक का विमोचन किया। अब आपको ये ध्यान रखना है कि ये किस लैंग्वेज में किस भाषा में है, तो गुजराती भाषा में ये बुक है।
स्वाधीनता संग्राम ना शूरवीरों नामक पुस्तक 75 स्वतंत्रता सेनानियों का जश्न मनाती है। कितने? 75, 75, क्योंकि आपको सभी को पता होगा आजादी का जो अमृत महोत्सव है 75 साल, ये सब कुछ इस साल 75 करके मनाया जा रहा है। तो इसमें 75 स्वतंत्रता सेनानियों के जश्न का बारे में बताती है और देश के लिए उनके द्वारा किए गए बलिदानों की कहानी को साझा करती है। किस लैंग्वेज में है ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कितने लोगों की कहानी है ये पूछा जा सकता है। किसके द्वारा अनावरण किया गया है तो ये भी पूछा जा सकता है। और बुक का नाम आपको याद रखना है। तो ये 4 क्वेश्चन आपको हमेशा याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज है 2023 के में देश का पहला एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे द्वारिका होगा शुरू। मतलब यहां से आपको बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज मिली कि 2023 में देश का पहला एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे स्टार्ट हो जाएगा। कहां से? द्वारिका से। ठीक है, तो अब इसके बारे में अगर हम जानकारी लें, इसके बारे में पूरा पढ़ें, तो सड़क परिवहन और राज्य मंत्री नितिन गडकरी जी के ने एक कॉन्फ्रेंस में कहा कि द्वारिका एक्सप्रेसवे, जिसे भारत में सबसे पहले एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जा रहा है, 2023 से स्टार्ट हो जाएगा। ये द्वारिका आपका गुजरात वाला नहीं है, ठीक है, इसको आप दिल्ली से और गुजरात दोनों से रिलेट करेंगे तभी आपका ये पूरा माना जाएगा। देखिए, द्वारिका एक्सप्रेसवे दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेसवे स्वर्णिम चतुर्भुज दिल्ली जयपुर अहमदाबाद मुंबई इसका हिस्सा होगा। ठीक है, ये गुजरात, आपको ऐसा नहीं है कि आप गुजरात मार दें इसका आंसर, ये दिल्ली और गुड़गांव में जो द्वारिका आता है उससे रिलेट है। ठीक है, ना कि गुजरात से। तो ये उसका हिस्सा होगा जो आपका स्वर्णिम चतुर्भुज आपका दिल्ली जयपुर अहमदाबाद और मुंबई की शाखा है उससे ये रिलेट करेगा। इसका मुख्य रूप से पश्चिमी दिल्ली के रूप में यात्रियों को गंभीर यातायात के जो वहां पे जाम लगा रहता था उससे आजादी, उससे कुछ लाभ मुहैया कराना है, उसमें कमी लाना है कि वहां पे ट्रैफिक ना बढ़े। ठीक है, चलिए अगर हम इसके बारे में और जानकारी हासिल करें तो देख लेते हैं। यह एक 16 लेन का एक्सेस नियंत्रण करने वाला राजमार्ग है जिसमें दोनों तरफ न्यूनतम 3 लेन सर्विस रोड का प्रावधान है। दिल्ली में द्वारिका को हरियाणा के गुरुग्राम से जोड़ने वाले एक्सप्रेसवे को कुल 9,000 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया जा रहा है। इसकी लंबाई कितनी रहेगी? क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है कि इसकी लंबाई 29 किलोमीटर की रहेगी, जिसमें से आपका 19 किलोमीटर हरियाणा में और 10 किलोमीटर दिल्ली में रहेगा। एक्सप्रेसवे NH8 दिल्ली गुड़गांव हाईवे जो है एक्सप्रेसवे है वहां पे शिव मूर्ति से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो यह कहां से स्टार्ट होगा ये भी पूछा जा सकता है, कई बार पूछ लिया जाता है। तो वो शिव मूर्ति से स्टार्ट होगा और द्वारिका सेक्टर 21 गुरुग्राम सीमा तक और वसई के माध्यम से खेरकी दौला टोल प्लाजा पर यह जाके समाप्त हो जाएगा। कहां से कहां तक ये पूछा जा सकता है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज है आपकी वेब टेलीस्कोप द्वारा बिग बैंग के बाद बनी सबसे पुरानी आकाशगंगाओं की पहली तस्वीर। ये पहली फर्स्ट फोटो है जो कि किसके बाद बनी है? सबसे जो पुरानी आकाशगंगाएं थी उसके बाद ये पहली तस्वीर आपके सामने आई है, तो इसको देख लीजिए। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस में एक पूर्वावलोकन कार्यक्रम में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की पहली छवियों में से एक को जारी किया है। नासा ने जेम्स जो वेब स्पेस टेलीस्कोप था उसकी ये पहली छवि दूर के ब्रह्मांड की अब तक की सबसे गहरी और सबसे तेज अवरक्त छवि है। ठीक है, तो कोई ज्यादा इतनी खास न्यूज नहीं है। तो आपको बस इसमें क्या याद रखना है कि जो ये नासा का टेलीस्कोप है इसका नाम याद रखना है, जिसका नाम है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। ठीक है, आपसे ये पूछा जा सकता है कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप किसका है, तो वो हो जाएगा नासा का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। लेह हवाई अड्डा बनेगा देश का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा। तो यहां से मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज आपके सामने आई कि लेह में इंडिया का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा बनाया जा रहा है। कहां पर? लेह में भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा बनाया जा रहा है। अगर हम इसके बारे में और जानकारी हासिल करें तो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के द्वारा लेह हवाई अड्डे को कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डे के रूप में बनाया जा रहा है जो भारत का पहला है।
सोलर पीवी प्लांट के साथ हाइब्रिडाइजेशन में जियोथर्मल सिस्टम पर, किस पर? जियोथर्मल सिस्टम पर नए एयरपोर्ट टर्मिनल बिल्डिंग में हीटिंग और कूलिंग उद्देश्यों के लिए प्रदान किया जाएगा। यह प्रणाली हवा और जमीन के बीच गर्मी का आदान प्रदान करने के काम आती है। क्या जियोथर्मल सिस्टम ये आपका क्या काम करती है, ये आपको न्यूज में और जानकारी देगी, क्योंकि इससे ताप पंपों का उपयोग अंतरिक्ष को गर्म करने के लिए, ठंडा करने के लिए, साथ साथ पानी को गर्म करने के लिए भी किया जाता है। ठीक है, आपको सभी को पता है कि ये आप देख रहे हैं ये पूरा बर्फ से रहता है, तो काफी वहां पे परेशानियां सामने आती हैं। इस प्रक्रिया की मुख्य विशेषता यह है कि यह प्राकृतिक रूप से विद्यमान ऊष्मा का साधन और उपयोग किया जाता है। इसमें लेह एयरपोर्ट टर्मिनल बिल्डिंग प्रोजेक्ट में जियोथर्मल सिस्टम, आपको ये दूसरी न्यूज में बताया जाएगा कि ये क्या रहता है, इसके बारे में साइंस की क्लास में आपको समझा दिया जाएगा। उसको अपनाने के प्रति वर्ष 900 टन कार्बन उत्सर्जन आप कम करने का अनुमान रहेगा। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है कि कार्बन न्यूट्रल जो हवाई अड्डा बनाया जा रहा है भारत का पहला, वो कहाँ पे? लेह में बनाया जा रहा है। अगर हम कुछ और जानकारियां लें, कुछ और पॉइंट्स पे अपनी नजर डालें, तो भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की स्थापना 1 अप्रैल 1995 में की गई और जो उसके अध्यक्ष हैं करंट में वो आपके संजीव कुमार जी हैं। ठीक है, चलिए अगली न्यूज पे चलते हैं। प्रधानमंत्री ने किया देवधर हवाई अड्डे और कई अन्य विकास परियोजनाओं का उद्घाटन। तो देवधर हवाई अड्डे का ये उद्घाटन किया गया है, तो आप इसके बारे में और कुछ जानकारी ले लेते हैं, देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आधिकारिक रूप पर देवधर में 1600-800 करोड़ रुपए से अधिक की कई निर्माण परियोजनाओं का उद्घाटन किया और आधारशिला रखी। देवधर कॉलेज के मैदान में आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि सरकार हमारी संस्कृति और विकास जो विश्वास है उसको आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित करने के लिए धार्मिक संस्थानों को वित्त पोषित कर रही है। ठीक है, अब इसके बारे में देखते हैं कि जो ये देवधर हवाई अड्डा है उसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। रांची, दिल्ली और पटना के लिए उड़ानों का उद्घाटन के साथ साथ देवधर से कोलकाता की यात्रा ने प्रधानमंत्री को खुश कर दिया। उन्होंने खुलासा किया कि बोकारो और दुमका में हवाई अड्डों पर काम चल रहा है। ठीक है, जो रांची है वहां पे है ये। अन्य परियोजनाएं देख लेते हैं कि जो अन्य परियोजनाओं के बारे में भी पीएम मोदी ने ये बात कही है। तो इसमें आपकी पीएम ऊर्जा गंगा योजना थी, जिसके बारे में हम दूसरी वीडियो में लेके आएंगे। ठीक है, और गेल की जो जगदीशपुर हल्दिया बोकारो धमारा जो पाइपलाइन है उसके बारे में बात की गई है, तो इसके बारे में दूसरी वीडियो रहेगी। चलिए नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने पंचकुला में किया निफ्ट का उद्घाटन। तो पंचकुला में किसका उद्घाटन किया है? निफ्ट का। पंचकुला कहां पड़ता है? हरियाणा में पड़ता है। ठीक, चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। पंचकुला में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान निफ्ट का 17वां परिसर आधिकारिक तौर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी के द्वारा उद्घाटन किया गया वहां पर। ठीक है, जिन्होंने इसे राज्य में कपड़ा क्षेत्र के विकास का आधार भी कहा। ठीक, तो आपको ये देखना है, न्यूज सिर्फ इतनी सी है कि ये कौन से नंबर का होगा? 17वें नंबर का होगा। और हरियाणा पीसीएस के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पंचकुला में निफ्ट का उद्घाटन किया गया है। चलिए अगले न्यूज पे चलते हैं और आज की ये लास्ट न्यूज है। 75वां स्वतंत्रता दिवस, सरकार शुरू करेगी राष्ट्रव्यापी अभियान हर घर तिरंगा। तो ये एक नई पहल स्टार्ट की गई है, नया अभियान स्टार्ट किया है जिसको नाम दिया है हर घर तिरंगा। और ये 75वें स्वतंत्रता दिवस इसके याद में इसके स्टार्टिंग में की गई है। देश में 75वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में नागरिकों को अपने आवासों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार जल्द ही राष्ट्रव्यापी अभियान हर घर तिरंगा शुरू करेगी। यह पहल आजादी का अमृत महोत्सव के तत्वाधान में शुरू किया गई है, जिसकी नोडल मंत्रालय संस्कृति और मंत्रालय है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज पूरे देश के लिए बहुत गर्व का स्रोत है और ध्वज को और सम्मानित करने के लिए हर घर तिरंगा के रूप में जाना जाने वाला कार्यक्रम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा अनुमोदित किया गया है। तो आजादी अमृत महोत्सव के तहत ये पहल भी स्टार्ट की गई है।
इसमें क्या होगा कि हर घर पे एक झंडा फहराया जाए, ऐसी ये पहल स्टार्ट की गई है। ठीक है, तो आप अगर अन्य कुछ पॉइंट और देख लेते हैं कि जो हमारे गृह मंत्री हैं वो अमित शाह जी हैं, संस्कृति मंत्री जो हैं वो श्री जे किशन रेड्डी हैं। अगर हम भारतीय ध्वज संहिता के बारे में बात करें तो ये 2002 में इंप्लीमेंट की गई थी, तो 26 जनवरी 2002 को ये इंप्लीमेंट की गई थी। अगर पूछ लिया जाए कि ध्वज संहिता जो है हमारे इंडिया की वो कब इंप्लीमेंट की गई है, तो वो 26 जनवरी 2002 को। ठीक है, चलिए आज की न्यूज यहीं तक। उम्मीद करते हैं कि ये काफी आपके लिए सहायक रहेंगे आपके एग्जाम्स में, और आपको अगली जो क्लास है वो आपको टाइम से मिले, इसलिए हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब करें, शेयर करें। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।